हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास के तीसरे पाठ हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, अति लघुत्तरीय सभी प्रश्नों को देखेंगे और उनको याद करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी की तरह ही था, जिसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। यह है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। दूसरा प्रश्न है, बाओदाई कौन था? चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा, बाओदाई जो है अन्नाम का राजा था। 1945 में वियतनाम गणराज्य बनने के बाद 25 अगस्त 1945 को बाओदाई को राज सिंहासन छोड़कर लंदन में बसना पड़ा। फिर बाद में 1949 ईस्वी में फ्रांस ने सैनिक सहायता देकर बाओदाई को दक्षिणी वियतनाम का शासक बना दिया। तो इस प्रकार बाओदाई जो है मूल रूप से अन्नाम का शासक था, जिसे 1945 ईस्वी में जो है सिंहासन छोड़कर लंदन जाकर बसना पड़ा था। तीसरा प्रश्न है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों को मिला देने पर हिंद चीन नामक एक प्रायद्वीप दिखाई देता है। जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? इसके उत्तर को देखते हैं। जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में अमेरिका और वियतनाम के बीच हुआ था। इस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से यानी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया। इसमें फ्रांस का समर्थन अमेरिका तथा वियतनाम का समर्थन रूस कर रहा था। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। चलिए इसको देखते हैं। हुआ आंदोलन एक बौद्धिक, धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेता हुइन्स फू सो था, जो क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देता था। इस आंदोलन में आत्मदाह तक भी शामिल होता था। चलिए, आत्मदाह का मतलब होता है अपने आप को आग में समर्पित कर देना। अब बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन कीजिए। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। फ्रांसीसी कंपनी हिंद चीन में अपनी कंपनी का प्रसार करने में सक्रिय थी। धीरे धीरे फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ पादरी भी इस क्षेत्र में आने लगे, किंतु अभी भी इस क्षेत्र में उनकी पकड़ जो है कमज़ोर थी। 19वीं सदी में इस क्षेत्र में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन प्रारंभ हो गए। इससे फ्रांस को अपने सैन्य शक्ति के प्रयोग का बहाना मिल गया। उसके बाद क्या होता है, सैन्य बल के आधार पर 1862 ईस्वी में फ्रांस जो है अन्नाम को संधि के लिए बाध्य किया तथा 1863 ईस्वी में टोकिंग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 20वीं सदी की शुरुआत तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। दूसरा प्रश्न है, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। रासायनिक हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण नापाम था। यहाँ पाम होगा। नापाम था जो गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जिससे कि यह जो है रासायनिक जो हथियार था वह त्वचा से चिपक जाता था। इसे अग्नि बमों में इस्तेमाल किया जाता था और यह त्वचा से चिपक कर त्वचा को जलाता रहता था। जबकि एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को ख़त्म करने के लिए प्रयोग किया जाता था। एजेंट ऑरेंज जो है यह ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा। वियतनाम युद्ध के समय जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी दोनों पर इसका प्रयोग अमेरिका ने किया था। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखें। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। हो ची मिन्ह का जन्म मध्य वियतनाम के हुआंग वियतनाम में 19 मई 1890 को हुआ था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्युगन आई कोक था। ये साम्यवाद से काफ़ी प्रभावित थे तथा अपने विद्यार्थी जीवन में ही पेरिस में इन्होंने साम्यवादियों का एक गुट बनाया था। बाद में शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में ही वह मॉस्को में साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनाम में क्रांतिकारी दल का गठन किया था। 1930 ईस्वी में वियतनाम कांग सान देन, यहाँ पे वियतनाम एक ही में रहेगा, वियतनाम कांग सान देन के नाम से इन्होंने वियतनाम में बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट किया। 1954 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक यह जो है उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति भी रहे।
चौथा प्रश्न की ओर देखते हैं। चौथा प्रश्न है हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। हो ची मिन्ह मार्ग एक भूल भुलैया मार्ग था जो हनोई, लाओस एवं कंबोडिया की सीमाओं से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इस मार्ग का प्रयोग वियतनाम युद्ध के समय हो ची मिन्ह द्वारा रसद पहुंचाने वगैरह में होता था। यह मार्ग मुख्य सड़क से प्रारंभ होता था और मुख्य सड़क पर जाकर ही बंद होता था। इस मार्ग से सैकड़ों लोकल सड़कें जुड़ी हुई थी। इस मार्ग में कुछ कुछ दूरी पर सैनिक अड्डा और अस्पताल भी बनाया गया था। अमेरिका इस मार्ग को नष्ट करने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन वियतनामी तुरंत इसका मरम्मत कर देते थे। तो यह जो है हो ची मिन्ह मार्ग की ये विशेषता थी। चलिए बढ़ते हैं अगले पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। इसके उत्तर को देखते हैं। अमेरिका हिंद चीन में एक कूटनीतिक चाल के तहत प्रवेश किया। मई 1954 ईस्वी की जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया, एक उत्तरी वियतनाम तथा दूसरा दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी समर्थित हो ची मिन्ह के नेतृत्व में सरकार बनाई गई, जबकि दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित अमेरिका के समर्थन से सरकार बनाई गई। यहीं से अमेरिकी सैनिकों का हिंद चीन में प्रवेश का मार्ग जो है आसान हो गया। अब बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना के एक ही नहीं बल्कि कई उद्देश्य थे। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिद्वंदिता का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे और चीन में उनके व्यापारिक प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से इंग्लैंड से था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र जो है उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठिन परिस्थितियों में संभाल सकते थे। दूसरा, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से ही होती थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध होता था। इन सब के अतिरिक्त हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का एक कारण यह भी था कि फ्रांसीसियों के साथ साथ यूरोपियों का भी मानना था कि असभ्य और पिछड़े समाज को सभ्य बनाना उनकी जिम्मेवारी भी है। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का एक नहीं बल्कि कई उद्देश्य थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। माइली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था जहां के लोगों को वियतनाम समर्थक मानकर अमेरिकी सैनिकों ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला और औरतों, बच्चियों आदि को बंधक बनाकर कई दिनों तक उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। फिर भी मारकर यानी पूरे गांव के औरतों को मारकर गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जीवित बच गया, यानी जिंदा बच गया, जिसने इस घटना को उजागर किया। अब इसके प्रभाव को देखते हैं। माइली गांव की घटना इतनी शर्मनाक थी कि शर्म को भी शर्म आने लगी। इस घटना के बाद विश्व में चारों ओर अमेरिकी सैनिकों की आलोचना होने लगी। हॉलीवुड, जो पहले वियतनाम में सैनिकों यानी अमेरिकी सैनिकों की कार्यवाहियों का गुणगान करती थी, वह भी अब अमेरिकी सैनिकों की भर्त्सना करने लगी। स्वयं अमेरिका में भी अब अमेरिकी सैनिकों की आलोचना होने लगी। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि माइली गांव की घटना जो है विश्व इतिहास की क्रूरतापूर्ण एवं एक शर्मनाक घटना थी। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी और इसका प्रभाव क्या पड़ा। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। राष्ट्रपति निक्सन की हिंद चीन शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना निम्नलिखित थी। पहला था हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर अपने स्थान पर बंदी रहेंगे। दूसरा है युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा है युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ क्या होंगी, बंद रहेंगी। और पांचवा है युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु इस शांति प्रस्ताव के बावजूद अमेरिका पेट में छुरा भोंकने का काम किया। अपने ही बनाए नीतियों पर वह ठहर नहीं पाया और बिना किसी सूचना के बमबारी करना शुरू कर दी। परंतु अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेना वापस बुलानी ही पड़ेगी। इसके बाद पुनः राष्ट्रपति निक्सन ने 8 सूत्री योजना रखी, जिसे वियतनामियों ने अस्वीकार कर दिया। चौथा प्रश्न है फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उनके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। चलिए बढ़ते हैं आगे।
हिंद चीन में फ्रांसीसियों का आधिपत्य था और फ्रांसीसी अपने फायदे के लिए हिंद चीन के लोगों का शोषण भी करते थे, परंतु शोषण के साथ साथ हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा कई सकारात्मक कार्य भी किए गए। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों का ही फल था कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। रबर बागानों और फार्मों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ हिंद चीन में कुछ सकारात्मक सुधार कार्य भी किए थे। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। हिंद चीन में आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों पर एक समय फ्रांसीसियों का आधिपत्य था। फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ कई तरह के सकारात्मक कार्य भी करते थे, परंतु जब फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में किसानों एवं मजदूरों का अत्यंत शोषण करना शुरू किया, तब हिंद चीन के लोगों में जागृति की भावना आई और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोहों का सामना करना पड़ा, तो प्रारंभिक दिनों से ही कि सामना करना पड़ रहा था, परंतु 20वीं सदी के या 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। अब छोटे छोटे मामलों में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे। इस परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग थे। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। यह एक पुस्तक का नाम है। इसको लिखकर फान बोई चाउ ने संपूर्ण वियतनाम में हलचल पैदा कर दी। 1905 में जब छोटे से एशियाई देश जापान द्वारा रूस को पराजित किया गया, तो इससे हिंद चीनियों को प्रेरणा मिली। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का एक नहीं बल्कि अनेक कारण थे। इस प्रकार हमने इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और समझा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।